हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। सल्फ्यूरिक एसिड ये कंपाउंड आपका ग्रुप 16 एलिमेंट में दिया है, यानी ऑक्सीजन फैमिली में दिया हुआ है। जो आपका पी ब्लॉक चैप्टर है क्लास 12 में, वहाँ पर आपको ये कंपाउंड पढ़ने को मिल जाएगा। हम इस कंपाउंड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। इसकी केमिकल रिएक्शन बहुत ही ईजी है, प्रिपरेशन रिएक्शन भी बहुत ईजी है, परंतु इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बहुत सारे एप्लीकेशन दिए हुए हैं। चलिए इस कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है H2SO4, और बहुत सारे बच्चे इस कंपाउंड से फेमिलियर होंगे बिकॉज ये इसमें अगर आप देखें एसिड है तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन आप लोगों ने देखा होगा। जनरली अगर आप देखें वाई एसिड है बिकॉज ये आपके 2 H+ आयन रिलीज कर सकता है। वाटर में डालेंगे तो आसानी से H+ आयन रिलीज करेगा, और जो कंपाउंड जितना ज़्यादा H+ आयन रिलीज करेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले हम लोग इसके प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं कि इस कंपाउंड का केवल एक ही प्रिपरेशन रिएक्शन है, और ये एक नेम मेथड है, दैट इज कांटेक्ट प्रोसेस। हम सबसे पहले हम प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। प्रिपरेशन रिएक्शन, ठीक है भाई, इसका केवल एक ही प्रिपरेशन मेथड है, दैट इज कांटेक्ट प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया आपका कांटेक्ट प्रोसेस। ठीक है, कांटेक्ट प्रोसेस को यूज करके सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन किया जाता है। ये जो आपका अरेंजमेंट दिया है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। इस प्रोसेस में अगर आप देखें तो कितने टावर लगे हुए हैं, 5 टावर्स लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 टावर्स को यूज करके हर एक टावर में डिफरेंट प्रोसेस होता है, और वहाँ पर फिर लास्ट में हम बनाते हैं एक कंपाउंड। उस कंपाउंड को हम वाटर में डाल देते हैं, वहाँ से हमें मिल जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ इस मेथड से आपको 96 to 98% प्योर फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। अब देखिए भाई, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी मेथड है। इसमें देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट टावर के बारे में बात करता हूँ। अब देखिए भाई, इस टावर में क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ओर्स डला हुआ है। जैसे आप लोगों ने मेटलर्जी के चैप्टर में पढ़ा होगा, मिनरल्स हो गया, ओर्स हो गया। ओर्स से हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, परंतु इसमें कई सारी इम्प्योरिटीज भी होती हैं। इसी वजह से प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल से आप लोगों ने ये पार्ट पढ़ा होगा। अब देखिए, अगर मुझे यहाँ पे ओर्स लेना हो, यहाँ से मुझे अगर निकालना है सल्फर, ठीक है भाई, तो मतलब है कि उसमें इम्प्योरिटीज होंगी, ओर्स में इम्प्योरिटीज होती हैं। यहाँ पे ओर्स ले लिया, सल्फाइड ओर्स जिसमें सल्फर प्रेजेंट होती है, तो आप सल्फर ले लें या तो सल्फाइड ओर ले लें। ठीक है, जैसे आयरन पायराइट हो गया तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं सल्फर ले लें, सल्फर, या तो आप ले सकते हैं सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ये ओर हो गया। अगर ओर लेंगे तो इम्प्योरिटीज रहेगा, उस इम्प्योरिटीज को आपको रिमूव करना पड़ेगा। अब देखिए भाई, यहाँ से क्या करते हैं, एयर सप्लाई करते हैं, यहाँ पर होता है आपका कंबसन रिएक्शन। ठीक है, हीट सप्लाई करेंगे, कंबसन रिएक्शन होता है। अब देखिए, कंबसन रिएक्शन हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। जैसे अगर सल्फर डालेंगे तो होता क्या है, इस कॉलम में जो आपका बना हुआ है चैम्बर, या जिसे टावर बोलते हैं, सल्फर जो आता है, सल्फर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये शो करता है कंबसन रिएक्शन, और क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। मतलब कि इस चैम्बर से आपको मिल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर या सल्फाइड ओर का होगा कंबसन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ से आपको मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए भाई, यहाँ से अब क्या होगा, अब सिंस ये ओर्स यूज किया तो इम्प्योरिटीज तो होंगी, तो इस गैस में भी कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी। यहाँ से जो गैस बन रही है, SO2 गैस जो बन करके तैयार हो रही है कंबसन के द्वारा, तो इस गैस को हम ले जाते हैं सेकेंड चैम्बर में, सेकेंड टावर में ले जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर डस्ट प्रेसिपिटेटर है, कुछ डस्ट है, तो उस डस्ट को यहाँ से एक्यूमुलेट कर लिया जाता है और बाद में निकाल लिया जाता है। अब देखिए भाई, सेकेंड चैम्बर में यहाँ पर वॉशिंग आप गैस करते हैं, वाटर का स्प्रे करते हैं, जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं तो वो आकर के नीचे सेटल हो जाती है। उस इम्प्योरिटीज को वेस्ट मटेरियल, वेस्ट वाटर के फॉर्म में नीचे निकाल दिया जाता है। यहाँ पर मतलब है कि हम यहाँ पर प्योरीफिकेशन ऑफ गैस कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो इस चैम्बर में केवल वॉशिंग आप गैस ही कर रहे हैं, केवल वाटर डाल करके, वाटर का स्प्रे करके इसकी इम्प्योरिटीज हम बाहर कर रहे हैं। अब देखिए भाई, इस चैम्बर से हम SO2 ले जाते हैं, परंतु SO2 क्या हो गया, SO2 आ गया आपका इन कांटेक्ट विथ वाटर, और वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें नमी आ जाएगी। जब नमी होगी या मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, यहाँ से आपको सल्फर डाइऑक्साइड वेट फॉर्म में मिलेगा भाई, वेट फॉर्म में। तो अब इसको आप ड्राई करेंगे, क्योंकि अगर वेट फॉर्म में ले जाएंगे तो ह्यूमिडिटी जो होती है, जो मॉइस्चर होती है, उसकी अलग रिएक्शन आएगी, क्योंकि वाटर एक अपनी रिएक्शन देगा और सल्फर डाइऑक्साइड की अलग रिएक्शन देखिए। तो हमें यहाँ पर केवल सल्फर डाइऑक्साइड प्योर फॉर्म में, केवल ड्राई फॉर्म में चाहिए। अब देखिए भाई,
होता क्या है कि इसमें से मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, तो इसको हम ले जाते हैं थर्ड चैम्बर में। थर्ड चैम्बर में होता क्या है कि यहाँ पर हम इसको ड्राई करते हैं, इसको यहाँ पर हम ड्राई करते हैं। कैसे ड्राई करते हैं? H2SO4, देखिए हम इस मेथड से जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है यहाँ से हम बना रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, परंतु यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना है इसका और यहाँ पे बनने वाली क्वांटिटी से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल केवल SO2 में प्रेजेंट वाटर को रिमूव करना है, मॉइस्चर को बर्न करना है। अब देखिए भाई, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड इस चैम्बर में आएगा, इसमें नमी है, तो H2SO4 का स्प्रे किया जाता है। स्प्रे का मतलब लिटिल क्वांटिटी कुछ डाल करके स्प्रे किया जाता है, जो भी मॉइस्चर होती है वो बर्न हो जाता है, रिमूव हो जाता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है आप नीचे बॉटम से निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, कैसा मिलेगा? ड्राई फॉर्म में मिल जाता है, ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड तो यहाँ पर हमें मिल गया था फर्स्ट चैम्बर में ही, परंतु थर्ड चैम्बर में थोड़ा प्रोसेस में ला करके प्योरीफिकेशन करके थर्ड चैम्बर में हमें ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है। अब देखिए यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। अब देखिए 3 चैम्बर में जो प्रोसेस कैरी आउट किया गया हमें केवल सल्फर डाइऑक्साइड ही मिला। अब देखिए 4th चैम्बर में हम ले जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जो दिया तो हम ले जाते हैं 4th चैम्बर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई, सल्फर डाइऑक्साइड को यहाँ से पास करते हैं तो ये होता है आपका आर्सेनिक प्योरीफायर होता है, आर्सेनिक प्योरीफायर होता है। लीजिए मैं लिख देता हूँ प्योरीफायर, ठीक है। और ये होता है आपका प्री हीटर में टेम्परेचर सप्लाई करेगा भाई। यहाँ पर कुछ अगर डस्ट होगा तो कुछ पार्टिकल्स होंगे, इम्प्योर पार्टिकल्स, उसको प्योरीफाई कर देता है या फिल्टर कर देता है, फिल्टर बोल सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से लेकर के हम ले जाते हैं 4th चैम्बर में, ठीक है भाई। अब 4th चैम्बर में होता क्या है, इस सल्फर डाइऑक्साइड का हम करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में होता क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब है कि यहाँ पर इस चैम्बर में जो रिएक्शन होती है सल्फर डाइऑक्साइड का होता है ऑक्सीडेशन और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो वैनेडियम पेंटॉक्साइड है ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये भी गैसियस फॉर्म में हो गया, ये भी गैसियस फॉर्म में हो गया और ये भी गैसियस फॉर्म में हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, इस रिएक्शन में एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यूज किया जाता है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं रिएक्टेंट साइड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अगर इंक्रीज कर देता हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑन द रिएक्टेंट साइड अगर आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, रिएक्टेंट साइड अगर आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट हो जाएगी? प्रोडक्ट साइड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी, मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है, जो ऑक्सीजन होता है आपको एक्सेस में सप्लाई करना होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, एयर से आसानी से मिल जाता है, तो ज़्यादा आपका ये कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। अब देखिए भाई, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड आपको मिल गया, मतलब कि इस चैम्बर में SO2 इज कन्वर्टेड इनटू SO3। अब देखिए SO3 को हम ले जाते हैं लास्ट चैम्बर में, ये 5th चैम्बर हो गया। इस चैम्बर में हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालते हैं तो SO3 में H2SO4 क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है, दोनों एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं मतलब एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं। अब देखिए अगर ये दोनों कंबाइन होंगे इस चैम्बर में तो लीजिए मैं रिएक्शन शो कर देता हूँ। ये SO3 दिया हुआ है आपका एंड इट कंबाइंस विथ H2SO4। तो अब देखिए 2 हाइड्रोजन दिया हुआ है, ठीक है, 2 सल्फर हो गए भाई, ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 3 7। अब ये हो गया, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो मतलब है कि यहाँ से इस टाइप से जो आ रहा है, जो यहाँ पर कंपाउंड आ रहा है, इसे हम बोलते हैं H2O7। इसको यहाँ पर हम कलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं ओलियम, ओलियम बोलते हैं, या इसे हम बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही अच्छा कंपाउंड है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें अगर आपने थोड़ा सा वाटर डाल दिया आसानी से सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। जैसे अगर मैंने ले लिया H2O7, ठीक है, इसमें अगर आपने डाल दिया वाटर तो यहाँ से आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 मिल जाएंगे। कितना हाइड्रोजन है टोटल? 4 हाइड्रोजन। कितना सल्फर हो गया? 2 सल्फर, 2 सल्फर। कितना ऑक्सीजन हो गया? 8 ऑक्सीजन हो जाता है, 7 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 मिल गया। ये है आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जहाँ से आप सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस प्रोसेस से आपको 96 to 98%
प्योर फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है। इस पूरे प्रोसेस में जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 720 केल्विन, और जो स्टैंडर्ड प्रेशर यूज किया जाता है वहाँ पर 2 बार। ये बार जो यूनिट होता है वो ये स्टैंडर्ड प्रेशर होता है। तो ये पैरामीटर यूज करके इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है भाई, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपको यहाँ से मिल जाता है। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप देखिए इन 3 चैम्बर्स में यहाँ पर कंबशन ऑफ सल्फर हो गया, तो इसके बाद में इसकी वॉशिंग करते हैं SO2 की, SO2 को ड्राई करते हैं, SO2 को लेकर के यहाँ पर SO3 में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद में H2SO4 के साथ में ऐड करके यहाँ से हमें मिल जाता है लार्ज क्वांटिटी में। यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी नहीं यूज की जाती, थोड़ी सी क्वांटिटी डाल करके यहाँ पर अगर आप देखें तो लार्ज क्वांटिटी में आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है। अब देखिए भाई, जितनी भी रिएक्शंस हम लोगों ने डिस्कस की इन सभी रिएक्शंस को मैं सम अप कर देता हूँ और देखते हैं कि इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कितने स्टेप्स में इन रिएक्शंस को हम कंप्लीट करते हैं। अब देखिए भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड है और कॉन्टैक्ट प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। कभी कभी इवन डायग्राम को ड्रा करने के लिए पूछ लिया जाता है कि ये डायग्राम को ड्रा करिए और देखिए H2SO4 का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। अब देखिए भाई, स्टेप 1 में इसको मैं सम अप कर देता हूँ। स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या किया, सल्फर या सल्फाइड ओर को ले करके कंबशन शो किया। सल्फर ले लिया और ये हो गया, इसका हो रहा है कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए सेकेंड स्टेप में ओवरऑल जो रिएक्शन होती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सेकेंड स्टेप में जो SO2 गैस हमें मिलता है तो यहाँ पर हमें ड्राई फॉर्म में लेना है। तो इस SO2 गैस को हम ऑक्सीडेशन करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड में बाय यूजिंग वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट। ठीक है, ये रिएक्शन होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा H 196.6 kJ पर मोल हीट एनर्जी आपका रिलीज होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होती है, इतना एनर्जी रिलीज होता है। ये नेगेटिव होता है भाई, अगर एक्सोथर्मिक की तो नेगेटिव वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। अब इसके बाद में जो थर्ड स्टेप होता है स्टेप 3, तो स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, सल्फर ट्राईऑक्साइड को हम ऐड कर देते हैं कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ में। तो यहाँ पर होती है एडिशन रिएक्शन, मतलब दोनों एक दूसरे में खासतौर से ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, कंबाइन हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाता है H2H2O7, इसे हम बोलते हैं ओलियम, जिसे हम बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड हो गया भाई, ये पार्ट हो गया। इन द फोर्थ स्टेप, ये फोर्थ स्टेप में होता क्या है, इसमें आप डाल दीजिए वाटर्स H2O7। इसमें अगर आपने डाल दिया वाटर्स तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 होता है। ये ओवरऑल रिएक्शन कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होती है। बहुत ही सिंपल पार्ट है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। ये मैंने सम अप कर दिया। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद में मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है भाई, जो सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट। ये एसिड है तो लिक्विड फॉर्म में होगा, और कैसा लिक्विड होता है भाई, कलरलेस लिक्विड होता है। ये कलरलेस लिक्विड, अगर और ये लिक्विड फॉर्म कैसे, ये वाटर भी तो लिक्विड होता है, केरोसिन ऑयल भी तो लिक्विड होता है, मस्टर्ड ऑयल भी तो लिक्विड होता है। इनकी सभी की अलग अलग डेंसिटी रहती है। तो ये होता है आपका डेंस एंड ऑयली लिक्विड। तो मतलब है कि अगर ऑयली है तो मतलब है कि इसकी डेंसिटी कुछ वाटर के कंपैरिजन में तो ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ये पार्ट हो गया भाई। अगर हम इसके फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो ये 283 केल्विन होता है, इतना फ्रीजिंग पॉइंट। अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, ठीक है भाई, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट 611 केल्विन, बहुत ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्यों इसका ज़्यादा होता है, अगर आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सल्फर के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। कितने OH पेयर बन जाएंगे, 2 OH पेयर बन जाएंगे। तो आप ऐसे कर लें, ये हो गया भाई, OH पेयर यहाँ पे अटैच करें, OH पेयर यहाँ पे अटैच करें, 2 ऑक्सीजन बचे हैं, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे लगाइए, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे लगाइए, ये हो गया स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर होता है।
कभी भी अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नाइट्रोजन से अटैच है, समझ लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ पर प्रेजेंट होता है वहाँ पर क्या होता है भाई, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो गया क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। तो ये हो गई सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए भाई, इसके हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं। अब देखेंगे ये पार्ट बहुत ही आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। अब H2SO4 कि केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करने के पहले हम इसके कुछ एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों ने सीखा होगा कि भाई H2SO4 को जब कभी भी वाटर में डालते हैं, वाटर में बहुत ही आसानी से H+ आयन रिलीज करेगा। ये कितने H+ आयन रिलीज कर सकता है, इसके पास में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ये रिलीज कर सकता है। अब देखिए भाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में हम इसके एसिडिक कैरेक्टर पर फोकस करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर पर। ठीक है भाई, अब देखिए ध्यान दीजिए, एसिडिक कैरेक्टर में फोकस करते हैं। H2SO4 को अगर आप डालेंगे वाटर में, ये हो गया वाटर। अब ध्यान दीजिए, ये आपका एसिड है तो ये आपका H+ आयन रिलीज करेगा। अगर इस कंपाउंड से एक पॉजिटिव चार्ज निकालेंगे तो रिमेनिंग पार्ट में एक नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। तो रिमेनिंग पोर्शन क्या हो गया, HSO4। और लीजिए मैंने एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लगा दिया क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ये बैलेंस होना चाहिए ना भाई। ठीक है, ये न्यूट्रल फॉर्म में दिया है। अब यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को सप्लाई करेगा। तो H+ आयन इससे कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ये कंबाइन हो जाएगा तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और सिंस ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है तो इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए भाई। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा H3O+, और इसके पास में बचेगा केवल एक ही लोन पेयर, एक लोन पेयर तो डोनेट हो गया। तो इसको आप बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। अब बचा क्या, ये पोर्शन बचा हुआ, लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया HSO4, ये माइनस ये हो गया भाई। ये आपका एक्वस मीडियम में है क्योंकि वाटर प्रेजेंट है। देखिए ये इक्वेशन आपका रहता है इक्विलिब्रियम स्टेट में, और इक्विलिब्रियम में तो K का रोल आ जाता है, और K इस इक्वेशन के लिए बहुत ही लार्ज होता है, मोर देन 10। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वेरी लार्ज, इट्स वेरी लार्ज। ये पार्ट हो गया। अब देखिए भाई, अगर इस आयन में ध्यान दें तो इसमें एक हाइड्रोजन अब भी लगा हुआ है, मतलब है कि स्टिल इट कैन लूज 1 प्रोटॉन, H+ आयन। तो यहाँ पर मैं फिर से ले लेता हूँ HSO4-, इसको हम फिर से वाटर में डालेंगे, इसके पास में लोन पेयर हो गया भाई, ये लूज करेगा H+ आयन। अब देखिए भाई, एक पॉजिटिव चार्ज तो एक नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, एक नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है तो नेगेटिव नेगेटिव -2 चार्ज हो जाता है। यही सेम पार्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा। अब यहाँ से ये रहेगा आपका SO4 और ये हो गया आपका H3O+, और ये हो जाता है लोन पेयर। ठीक है, इसकी Ka की वैल्यू जो थी, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन है तो Ka1 कर दिया, सेकेंड इक्वेशन है मैंने Ka2 कर दिया, और यहाँ पर 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² कर दिया। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू है। अब देखिए भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे Ka की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड भी इंक्रीज होता जाता है। ध्यान दीजिए भाई, ये पार्ट अगर इन दोनों एसिड को मैं कंपेयर करूँ और किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है तो इस कंपाउंड का K का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इस कंपाउंड का K का वैल्यू कम है। इसका मतलब ये कंपाउंड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर एसिड इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ H2SO4 इज मच मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन HSO4 बाई लुकिंग एट द K वैल्यू। ये लॉजिकली भी तो आंसर कर सकते हैं भाई, ये कितने H+ आयन रिलीज करेगा, ये 2H+ आयन रिलीज कर सकता है। ये कितने H+ आयन रिलीज कर सकता है, ये एक ही H+ आयन रिलीज करेगा। जो कंपाउंड जितना ज़्यादा H+ आयन रिलीज करेगा उसकी एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होता है।
ये तो 2 स्टेप में मैंने रिएक्शन दिखाई, जिसमें से हर एक स्टेप में एक एक प्रोटॉन एक H+ आयन सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज करता है। ओवरऑल रिएक्शन देखना चाहें तो H2SO4 क्या होता है भाई, जो जैसे हम रिएक्शन लिखते आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये ऐसी ब्रेकिंग हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2H+ आयन और ये एक्वस मीडियम कर दीजिए और ये हो जाएगा SO4 2- लीजिए, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पार्ट हो गया भाई, ठीक है। एक प्रोटॉन यहाँ पे रिलीज किया, एक प्रोटॉन यहाँ पे रिलीज कर दिया, SO4 2- ये रखा हुआ है, 2 प्रोटॉन है 2 प्रोटॉन, ये हो गया एसिडिक करेक्टर। मतलब यहाँ से एक चीज़ बहुत ही क्लियर हो जाती है कि H2SO4 इज एन एसिड, परंतु ये कैसा एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इसके एसिडिक करेक्टर से रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। अब देखिए भाई, ये है आपका कंपाउंड जिसका बहुत ही अच्छा एसिडिक करेक्टर है, और इसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो होता क्या है कि भाई H2SO4 बेसिस के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन हो गई भाई। एक एसिड अगर बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, बिकॉज ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। और H2SO4 बेसिस के साथ में रिएक्ट करने के साथ साथ ये बेसिक सॉल्ट के साथ में भी रिएक्ट करता है। एक बेसिस हो गया, बेसिस अलग हो गया और बेसिक सॉल्ट अलग हो गया। तो बेसिक सॉल्ट के साथ में जब ये रिएक्ट करेगा, देखते हैं प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H2SO4 रिएक्ट्स विद बेसिस एंड बेसिक सॉल्ट। ये हो गया, हम बेसिक सॉल्ट्स कर सकते हैं, केवल एक ही बेसिक सॉल्ट नहीं है, कई सारे हो गए, ठीक है। एक रिएक्शन में यहाँ से ले लेता हूँ, फिर कुछ एग्जांपल यहाँ से देता हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा। बेसिस हो गया H2SO4 और यहाँ पर ले लिया मैंने NaOH, ये बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया भाई। बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करते हैं तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन करके एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दी जाती है। फिर इसके बाद में आगे कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड मोलारिटी, नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो इसकी ब्रेकिंग करिए, ब्रेकिंग यहाँ से हो जाएगा तो ये जनरेट करेगा 2H+ आयन और ये SO4 2- एक्वस मीडियम में होगी तो एक्वस लगा सकते हैं। इसकी ब्रेकिंग यहाँ से होगी तो ये Na+ आयन रिलीज करेगा और ये आपका OH- आयन रिलीज करेगा, ठीक है भाई। ये अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव में, यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर एक ही पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर चार्ज हम बैलेंस कर लेते हैं। लीजिए हो गया, Na2SO4 बन गया, ये सॉल्ट बन गया आपका Na2SO4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2H+ आयन एंड 2 OH- आयन दे देगा आपका 2 वाटर मॉलिक्यूल। सॉल्ट एंड वाटर, एसिड एंड बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कई सारे बेस ले सकते हैं, रिएक्शन इसी पैटर्न में कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आता हूँ बेसिक सॉल्ट में। अब देखिए भाई, आप लोगों ने सॉल्ट के बारे में पढ़ा होगा, सॉल्ट 3 टाइप के होते हैं, एक न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और एक होता है आपका बेसिक सॉल्ट, ठीक है भाई। एक होता है आपका बेसिक सॉल्ट। अब देखिए बेसिक सॉल्ट होते हैं क्या है, एक ऐसा सॉल्ट जब हम उसको वाटर में ऐड करते हैं, एक सॉल्ट या एक ऐसा सॉल्ट जिसको हम वाटर में ऐड करेंगे और उसका जो मिक्सचर अगर बेसिक मीडियम में हो तो वो बेसिक सॉल्ट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये तो सॉल्ट है, बहुत ही क्लियर है भाई, ये सॉल्ट बना हुआ है। हम ये डिटरमिन कर लेते हैं कि ये एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है। अब देखिए भाई, तो आपको करना क्या है कि इसको आप डालेंगे वाटर में, Na2CO3 है, आप डाल दीजिए वाटर में, रिएक्शन कराइए तो ये टूटेगा, सॉल्ट है तो ब्रेक हो जाएगा। इसकी ब्रेकिंग यहाँ से होती है। ये आपका देगा 2Na+ और ये आपका CO3 2- देगा, ये आपका देगा H+ आयन और ये देगा आपका OH- आयन। वेरी सिंपल पार्ट, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा भाई। ये आपका 2- है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो 2 लगा दीजिए, यहाँ से 2 कर दिया तो चार्जेस बैलेंस कर लेते हैं ताकि हमें प्रोडक्ट मिल जाए। तो ये आपका 2Na+ 2 OH- आयन क्या बनाएगा भाई, NaOH और ये बनाएगा H2CO3। ये लीजिए आपका H2CO3 है, ये बेस है और ये एसिड है। ये कैसा बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है भाई ये। और ये कैसा एसिड है, ये वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड को डोमिनेट करेगा। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड विल बी बेसिक, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस विल बी बेसिक, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विल बी न्यूट्रल। मतलब है ये आपका बेसिक सॉल्ट।
तो अब H2SO4 की रिएक्शन हम बेसिक सॉल्ट के साथ में कराते हैं। तो यहाँ पर ले लिया मैंने H2SO4 और ये ले लिया मैंने Na2CO3। अब ध्यान दीजिए भाई, ये ब्रेक कैसे हो जाएगा, 2H प्लस आयन और ये हो जाएगा SO4 2 माइनस। ठीक है, इसको भी आप ब्रेक कर दीजिए, 2Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CO3 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। तो लीजिए यहाँ से बन जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, लीजिए आपका ये सॉल्ट मिल गया और ये हो गया आपका H2CO3। ये हो गया भाई सॉल्ट और ये एसिड मिल गया, ये वीक एसिड। हाँ, ये कंपाउंड आपका होता है अनस्टेबल, ये कंपाउंड होता है आपका अनस्टेबल। ये फर्दर डिसोशिएट हो जाता है किसमें भाई, CO2 गैस में और H2O लिक्विड में। तो कई सारी रेफरेंस बुक में क्या दिया होता है भाई, H2CO3 रिएक्शन में नहीं दिया होता, डायरेक्टली वो ये प्रोडक्ट लिख देते हैं, क्योंकि अगर ये बनेगा भी तो ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल होने की वजह से ब्रेक हो जाता है H2O एंड CO2 में, तो ये प्रोडक्ट बन जाते हैं। इस तरह से रिएक्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आप बेसिक सॉल्ट ले लेता हूँ। अब देखिए भाई, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ H2SO4 प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये हो जाएगा 2H प्लस और ये हो जाएगा SO4 2 माइनस। ठीक है भाई, इसकी ब्रेकिंग यहाँ से होगी तो ये हो जाएगा आपका Na प्लस और ये हो जाएगा HCO3 माइनस, ओनली 1 नेगेटिव चार्ज। ये 2 नेगेटिव चार्ज 1 पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर 2 2 लगाइए ताकि चार्ज बैलेंस हो और अट्रैक्शन प्रॉपरली हो सके। तो क्या बन जाएगा, लीजिए सॉल्ट बन गया और फिर इसके बाद में क्या बनेगा भाई, 2H2CO3। तो ये आपका क्या देगा भाई, ये दे देगा 2CO2 गैस और 2 वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स, अगर 1 मॉलिक्यूल है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 H2 मिल रहे हैं, तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 और CO2 मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल पार्ट हो गया। अगर आप देखें तो ये भी आप एक तरह से आपकी एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि इनमें भी सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है, सॉल्ट एंड वाटर, इनमें भी सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है, तो ये भी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। देखिए अभी तक हम लोगों ने इन केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों ने लिया हुआ है कुछ बेसिक सॉल्ट एंड बेसेस। अब कुछ और भी सॉल्ट के बारे में बात करते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन होने वाली है। अब देखिए भाई, तरह तरह के सॉल्ट लेता हूँ, वेरियस काइंड ऑफ सॉल्ट, उसमें देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। क्या उन रिएक्शन में भी न्यूट्रलाइजेशन होता है, उन रिएक्शन में भी क्या सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, देखते हैं कैसे होता है। हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं द केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एक चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, H2SO4 की रिएक्शन डिफरेंट अदर सॉल्ट के साथ में रिएक्शन कराने के पहले हम एक प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4 डिस्कस कर लेते हैं। H2SO4 ए लेस वोलेटाइल लिक्विड होता है, लेस वोलेटाइल लिक्विड होता है। लेस वोलेटाइल इसका मतलब क्या है भाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो ये स्ट्रक्चर इसका होता है, ये OH हो गया भाई, ठीक है भाई, ये हो गया स्ट्रक्चर। क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उस कंपाउंड का, और लिक्विड सॉल्यूशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। मतलब है कि इस कंपाउंड का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये लेस वोलेटाइल है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये पार्ट तो क्लियर हो गया भाई। ये लेस वोलेटाइल क्यों होता है? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वेपर प्रेशर, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, एक ये पार्ट। अनदर पार्ट, H2SO4 बीइंग लेस वोलेटाइल, लेस वोलेटाइल, ठीक है, प्रोड्यूसेस हाई वोलेटाइल, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हाई वोलेटाइल
एसिड्स, ये भी एसिड है और ये भी एसिड्स ही प्रोड्यूस कर रहा है फ्रॉम दियर करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स। ये हो गया भाई करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, ठीक है। H2SO4 being less volatile produces high volatile acid from their corresponding salt। देख लेते हैं एग्जाम्पल और बहुत ही आसानी से ये पार्ट समझ में आ जाएगा। लीजिए मैंने यहाँ पर मैं कुछ लिस्ट ऑफ कंपाउंड लिख देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ पर NaCl। ये NaCl कैसा सॉल्ट है भाई? ये न्यूट्रल सॉल्ट है। हम यहाँ पर बेसिक सॉल्ट के बारे में नहीं बात करेंगे, उससे रिलेटेड एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर मैंने लिया न्यूट्रल सॉल्ट। इसको अगर वाटर में डालेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, NaCl। इसको ये हो गया H2SO4 NaCl के साथ में रिएक्शन कराएं, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? 2H+ आयन, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये हो गया। इसकी ब्रेकिंग करेंगे तो ये आपको देगा Na+ और ये देगा आपका Cl-। SO4 2- ओनली 1 पास 2 चार्ज, तो लीजिए यहाँ पर 2 कर दिया। आप अट्रैक्शन करा दीजिए। तो जो बनने वाला सब्सटेंस होगा ये होगा Na2SO4 सॉल्ट तो मिल गया, परंतु यहाँ पर एक एसिड 2H+ एंड 2Cl-। लीजिए HCl भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये एसिड। और ये कैसा एसिड है? हाई वोलेटाइल एसिड। ये सॉल्ट कैसा है? HCl का करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट हो गया भाई, HCl से बना हुआ सॉल्ट। अब देखिए भाई H2SO4 is having higher boiling point. This is also acid, it is having lower boiling point. H2SO4 is having lower vapor pressures, then it will be having higher vapor pressures. Simple part. H2SO4 आपका being less volatile produces high volatile acid from their corresponding salt। अब ये पार्ट बहुत ही क्लियर हो गया होगा। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NaNO2, ये Na3 कर लिया मैंने, तो ये हो गया आपका H2SO4, ये हो गया आपका NaNO3, ठीक है। इसकी ब्रेकिंग करें तो ये क्या हो जाएगा? 2H+ आयन, और ये आपका SO4 2- देगा। ये आपका यहाँ से ब्रेकिंग करेगा तो क्या देगा भाई? Na+ और ये आपका NO3- देगा। अब देखिए चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 लगाइए, ये कंबाइन हो गया, इससे कंबाइन कर दीजिए तो मिल जाएगा सॉल्ट Na2SO4, और यहाँ से मिल जाएगा आपका 2H+ एंड 2NO3-। मतलब लीजिए आपका नाइट्रिक एसिड, ये भी एसिड है नाइट्रिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड ही है। अब देखिए एक एसिड यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी एक एसिड, परंतु वहाँ पर जो एसिड मिल रहा है उसका हाई वोलेटाइल नेचर होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाइयर बॉइलिंग पॉइंट, लोअर बॉइलिंग पॉइंट, लेस वोलेटाइल, हाई वोलेटाइल। हम कंपेयर कर रहे हैं भाई, एसिड दो एसिड के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। एक और अगर मैं ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर हो गया NaNO2, तो उसी पैटर्न में आप रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? HNO2 मिल जाएगा, रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं ले लेता हूँ CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, तो लीजिए रिएक्शन में लिख देता हूँ H2SO4 हो गया, ये H2SO4 एंड CaF2, तो क्या हो जाएगा? ये पार्ट आप अलग कर दीजिए, ये पार्ट अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैल्शियम सल्फेट प्लस 2HF। ये क्या है भाई? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड दिया, ये भी आपका एसिड है, परंतु इसमें बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू H2SO4 कम होगा, लेस वोलेटाइल, हाई वोलेटाइल। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस ले लिया कैल्शियम फास्फेट। मैं थोड़ा सा स्पेस निकाल लेता हूँ यहाँ पर, ये हो गया भाई, इसको मैं निकाल दूँ ताकि H2SO4 ले लिया मैंने, H2SO4, और यहाँ पर Ca3PO4 होल ट्वाइस। अब देखिए भाई ब्रेकिंग कर लेते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा प्रोडक्ट बनाना। और ये आपका 3 कैल्शियम है ना, तो Ca2+, और यहाँ से आपका 2PO4 3-। चार्ज निकालने के लिए 3 और 2 को क्रिस क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पर 2+ हो जाएगा, 3- हो जाएगा। सिंपल पार्ट वही रख दिया मैंने, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ऐसे होगा। अब यहाँ पर क्या है? 2- 2+ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें 3 कैल्शियम है तो 3 सल्फेट आयन भी तो होना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 3 कर दिया भाई। तो 3 2 या 6, ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट 3 मॉलिक्यूल्स मिल गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें 6H+ और ये
4 माइनस है तो आपका H3PO4 ये मिल गया फास्फोरिक एसिड। ये भी एक आपका एसिड है। बैलेंस कर ले यहाँ पर 2 कर दें तो 6H प्लस आयन हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फेट आयन हो जाते हैं। बैलेंस इक्वेशन हो गया। ये कैसा एसिड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इस एसिड के कंपैरिजन में कम होगा। इट इज़ लेस वोलेटाइल, इट इज़ हाई वोलेटाइल। देखिए बहुत ही एक ऐसी रिएक्शन जिसमें से अदर एसिड की प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ रही है। रिएक्शन से आप इनकी प्रॉपर्टीज, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कम होगा, वोलेटाइल नेचर कम होगा या ज़्यादा होगा, आप निकाल सकते हैं। अगर एक कंपाउंड यहाँ पर ले लेता हूँ FeS, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, लीजिए मैं लिख देता हूँ H2SO4 और ये हो गया आपका FeS। ये पार्ट आप अलग कर दिए, ये यहाँ से कंबाइन हो जाएगा तो लीजिए FeSO4 बन गया और ये हो गया आपका H2S। ये है क्या आपका हाइड्रोजन सल्फाइड और ये इसका क्या होगा भाई, बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू H2SO4 कम होगा और इसका वेपर प्रेशर कम ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो इट इज़ हाई वोलेटाइल, इट इज़ लेस वोलेटाइल। लास्ट कंपाउंड यहाँ पर ले लेता हूँ CH3COONA, सोडियम एसीटेट। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हो गया भाई H2SO4, ठीक है, यहाँ पर हो गया CH3C11, सोडियम एसीटेट हो गया। ये क्या देगा भाई, 2H प्लस आयन, ये आपका सल्फेट आयन दे देगा, यहाँ से ये एसीटेट आयन देगा और ये सोडियम आयन भी दे देगा, ये आपका सोडियम आयन भी दे देगा। ठीक है भाई, बैलेंस कर लीजिए। 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज करने के लिए 2 कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से आपको जो बनने वाला प्रोडक्ट है सोडियम सल्फेट मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड मिल जाएगा। ये भी आपका एसिड है। इस एसिड का बॉइलिंग पॉइंट H2SO4 की कंपैरिजन में कम होगा और इसका वोलेटाइल नेचर H2SO4 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। हाई वोलेटाइल, लेस वोलेटाइल। तो ये रिएक्शन देखिए, मैंने शुरुआत में बोला होता कि इनकी रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार रिएक्शन है, बहुत ही आसानी से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। अब देखिए भाई, ये तो हो गया सॉल्ट के बारे में। अब देखिए हम यहाँ पे बातचीत करते हैं अब H2SO4 की रिएक्शन डिफरेंट मेटल के साथ में। कई तरह की मेटल्स होती हैं, रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, कुछ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं और कुछ लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं इन मेटल के साथ में जब H2SO4 डिफरेंट रिएक्टिव मेटल के साथ में जब आपका H2SO4 रिएक्ट करेगा तो किस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। क्या एक ही तरह के प्रोडक्ट बनते हैं या डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। इन सभी रिएक्शन के बारे में अब हम लोग फोकस करते हैं। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं द रिएक्शन ऑफ H2SO4 विथ डिफरेंट रिएक्टिव मेटल्स। इन रिएक्शन को समझने के पहले मैं एक रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स लिख देता हूँ, फिर इसके बाद में हम इन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आप अपने नोट्स में लिख लें। ये हो गया भाई रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स। इसमें मैंने S ब्लॉक एलिमेंट और D ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटल्स इंक्लूड कर लिए हैं। जो टॉप में मेटल्स दिए हैं ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये लिख दिया मैंने मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, बहुत ही जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। अब इसके बाद में यहाँ से आपका क्या हो जाता है, ये जो आपकी मेटल्स दी हुई हैं ये होती हैं मॉडरेट रिएक्टिव, बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव। जो हाइड्रोजन के ऊपर ये जो रिएक्शंस दी हुई हैं जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। जो हाइड्रोजन के नीचे जो रिएक्शन दी हैं ये होती हैं आपकी लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ये चीज़ दिमाग में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ में शेयर की हुई है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप आसानी से H2SO4 की रिएक्शन समझ सकते हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, मैं सबसे पहले मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में बात करता हूँ। H2SO4 जब कभी भी मॉडरेट
रिएक्टिव मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा, इन मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा, वो मेटल जो हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है। अब ध्यान दीजिए, जो मेटल्स आपकी हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब रिएक्शन में ये मेटल्स हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। वाई? बिकॉज दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव दैन, मॉडरेट रिएक्टिव तो हैं परंतु दे आर मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन। एक एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट के ऊपर रखा हुआ होता है वो हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा, ये पार्ट। अब देखिए भाई, यहाँ पर विथ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के साथ में अगर हम देखें तो होता क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। देखिए जैसे अगर मैं जिंक ले लेता हूँ, जिंक एक ऐसा मेटल है, एक ऐसा मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, परंतु ये हाइड्रोजन के ऊपर रखा हुआ है, मतलब जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा रिएक्शन में। जैसे मैंने जिंक ले लिया और यहाँ पर मैंने ले लिया H2SO4, रिएक्शन कराते हैं तो देखिए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये इसको रिप्लेस करेगा और जिंक आकर के SO4 से कंबाइन हो गया, जिंक सल्फेट बनाएगा और ये हाइड्रोजन गैस को बाहर फेंकेगा, लीजिए रिलीज कर देगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। अब देखिए अगर मैं ले लेता हूँ आयरन भी ले लेता हूँ, आयरन जो हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब आयरन भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। लीजिए मैंने Fe ले लिया, यहाँ पर H2SO4 हो गया भाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस H2 को ये निकाल बाहर फेंकेगा, तो ये FeSO4 बन जाएगा और ये H2 गैस रिलीज होगा। तो इतनी बात तो बहुत क्लियर है कि अगर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स या एक ऐसी मेटल जो ले लेता हूँ हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे केमिकल रिएक्शन में और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। मतलब इन रिएक्शन जब कभी होंगी तो बबल्स निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलने लगते हैं। ठीक है भाई, एस्केप होती है हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अब ये क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या अगर H2SO4 इन लीस्ट रिएक्टिव मेटल के साथ में भी रिएक्ट करे, क्या तब भी ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा? तो खासतौर से होता कि अगर मैं यहाँ पर कॉपर ले लेता हूँ Cu और ये हो गया आपका H2SO4। अब देखिए भाई, मैंने बोला हुआ था कि जो एक एलिमेंट जो अपने से अगर मान लीजिए कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट के ऊपर रखा हुआ, ये एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन दिस वन। अब ये कॉपर है हाइड्रोजन के नीचे रखा हुआ है, मतलब है कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो मतलब जब ये अगर इससे लेस रिएक्टिव है तो ये इसको रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा, मतलब है कि इसमें आप हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर सकते हैं। देखिए कितनी हेल्पफुल है। इस सीरीज को यूज करके आप ये बता सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिएक्शन में रिलीज होगा या नहीं होगा, प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। अब देखिए क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड लीस्ट रिएक्टिव मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो अगर हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होता है तो कौन सी अदर गैसेज रिलीज होती हैं? रिएक्शन तो होती है, रिएक्शन तो होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिएक्शन तो होगी, परंतु अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता तो कौन सी अदर गैसेज रिलीज होती हैं? चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इन रिएक्शन को डिस्कस करने के पहले मैं H2SO4 के ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, तब इन रिएक्शन को बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, आप ध्यान दीजिए भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब देखिए हम लोगों ने सीखा हुआ है ऑलरेडी, ये जिन बच्चों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर देखे हुए हैं तो आसानी से ये पार्ट समझ सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखिए, ध्यान दीजिए, H2SO4 ले लिया, इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है भाई, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम क्यों करता है? रीज़न क्या होता है कि किसी भी अगर कंपाउंड में जो सेंट्रल एलिमेंट होता है अगर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, वो हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन दिए हैं तो 2 + 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 4, तो 4 × 2 = 8, तो -8 + 2 कितना हो जाएगा -6, उधर जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +6। सल्फर की जो मैक्सिमम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 होती है, मतलब है कि ये कंपाउंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये सेंटेंस वेरीफाई हो जाता है। हम जस्टिफाई कर देते हैं एक और पार्ट, H2SO4
करता क्या है भाई, ये आपका रिलीज करता है नेसेंट ऑक्सीजन, और कोई भी कंपाउंड जो आपका नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये O2 नहीं है भाई, ये नेसेंट ऑक्सीजन है, केवल नेसेंट ऑक्सीजन, केवल सिंगल एटम दिया हुआ है। कोई भी कंपाउंड जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। लीजिए, ये बाय यूजिंग टू कॉन्सेप्ट आप इस पार्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ था लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, तो उन लीस्ट रिएक्टिव मेटल के साथ में H2SO4 रिएक्ट तो करता है, हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करता। जब रिएक्ट करता है तो इन सभी मेटल्स को ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। जब ऑक्सीडाइज करता है तो देखिए प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, बहुत ही सिंपल पार्ट। ये बेस इक्वेशन आप दिमाग में रखें। चलिए मैं ले लेता हूँ लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। कॉपर ले लिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए H2SO4 जब कभी भी कॉपर के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये कॉपर को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, CuSO4। ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है भाई, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। इसमें SO4 का अगर -2 है तो इसका +2 हो जाएगा। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। वेरी सिंपल पार्ट हो गया। अब देखिए इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं और देखते हैं प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया बेस इक्वेशन H2SO4, ठीक है, ये हो गया भाई। और यहाँ पर आप बेस इक्वेशन लिख लें, यही सेम पार्ट आप कॉपी करके रख देते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये सेकेंड पार्ट Cu और CuSO4 हो गया, कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। अब देखिए अगर फर्स्ट इक्वेशन में नेसेंट ऑक्सीजन है तो सेकेंड इक्वेशन में आपको नेसेंट ऑक्सीजन यूज करना है, लेफ्ट साइड। यहाँ पर राइट साइड है तो लेफ्ट साइड यहाँ पे करेंगे। दोनों हाफ इक्वेशन को ऐड करने के पहले नेसेंट ऑक्सीजन हमें कैंसिल करना होता है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको करना है। अगर जैसे आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन में हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम कैंसिल करते हैं। अब देखिए भाई, ये इक्वेशन को बिल्कुल टच नहीं करना है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, कॉपर है, सल्फर नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है तो एक सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं सल्फर को बैलेंस करने के लिए। एक सल्फर 1 कॉपर इधर कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो लीजिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है इसको आपको हमेशा लास्ट में बैलेंस करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि हमें नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल करना है तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा। लीजिए 2 हो गया, तो इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन लीजिए आपका कैंसिल हो गया। SO2 है 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है तो केवल आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बचेगा, ठीक है भाई। अब देखिए रिएक्टेंट 2H2SO4 प्लस Cu, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 मिल जाएंगे वाटर्स, सल्फर डाइऑक्साइड और CuSO4। लीजिए रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से आपको बैलेंस्ड इक्वेशन मिलेगा, बहुत ही सिंपल पार्ट। जब कभी भी आपका H2SO4 रिएक्ट करेगा लीस्ट रिएक्टिव, यहाँ पर चाहे आप मर्क्यूरी ले लें तो मर्क्यूरी को किस में करेगा, CuSO4 में, ठीक है। अगर Ag ले लेंगे तो Ag को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, Ag2SO4, ये हो जाएगा भाई। तो इस तरह से रिएक्शन जाते हैं। तो इसी पैटर्न में आप इन रिएक्शंस को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो अब आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट। अब देखिए भाई, यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ये भी तो गैस ही है। मतलब कि जब आपका लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स H2SO4 के साथ में रिएक्ट करेंगे तो उनका होता है ऑक्सीडेशन, और वहाँ पर वो हाइड्रोजन गैस ना रिलीज करके ये गैसेज रिलीज करेंगे, ठीक है। ये पार्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे नॉन मेटल्स ले लेता हूँ, चलिए भाई नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं। नॉन मेटल्स जैसे कॉपर हो गया, नहीं सॉरी कॉपर तो ठीक है, ये कॉपर तो इंक्लूड कर लिया। जैसे कार्बन हो गया, आई मीन टू से कार्बन, जैसे मैंने कार्बन ले लिया, कार्बन ये बेसिकली नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। कार्बन को किस में, CO2 में। देख लेते हैं रिएक्शन H2SO4 का, लीजिए आपका बेस इक्वेशन। अब देखते हैं कैसे प्रोडक्ट बनते हैं जब कार्बन को CO2 में ऑक्सीडाइज करता है। लीजिए कार्बन हो गया, ये CO2 हो गया। रिएक्शन बहुत ही सिंपल होने वाली है। नेसेंट ऑक्सीजन आप लेफ्ट साइड अटैच करेंगे। अब इसके बाद में 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन लीजिए, यहाँ पर 2 कर दिया, इस को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पर 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 2। इस पार्ट को आप हटा दीजिए।
ऐड करिए भाई, ये कैंसिल हो गया। 2H2SO4 प्लस कार्बन CO2, ये 2H2O प्लस 2SO2 और लीजिए और क्या बचा, बस दैट्स इट, हो गया भाई, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही शानदार, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, लीजिए ये प्रोडक्ट बन जाते हैं। बहुत ही आसानी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। केवल ये टाइनी इन्फॉर्मेशन आपको दिमाग में रखना है, ये तो बहुत ही कॉमन पार्ट है भाई। नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेंगे तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो इन सभी एलिमेंट्स के साथ में या कंपाउंड के साथ में H2SO4 की रिएक्शन जब आप कराएंगे तो बहुत आसानी से बनने वाले प्रोडक्ट को आप डिटरमिन कर सकते हैं। इसी पैटर्न में सल्फर को भी ये ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फर डाइऑक्साइड में। इसी पैटर्न में आप रिएक्शन को कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये टास्क देता हूँ और कमेंट बॉक्स में इस रिएक्शन को आप शो भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब इसके बाद में ये जो हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं, ये इससे पहले मैं फास्फोरस ले लेता हूँ। फास्फोरस, ये फास्फोरस को H3PO4 में ऑक्सीडाइज कर देता है। फास्फोरस को H3PO4 में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है भाई। ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं रिएक्शन कैसे होती है। लीजिए मैंने बेस इक्वेशन ले लिया H2SO4 और यहाँ पर क्या होता है भाई H2O, ये हो गया SO2 और ये आपका नेसेंट ऑक्सीजन हो गया। ये ले लिया मैंने फास्फोरस, इसको ऑक्सीडाइज करेगा किस में, H3PO4 में, ठीक है भाई। यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन आप अटैच करिए, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। इसको थोड़ा मैं पास में कर देता हूँ क्योंकि मुझे और भी एक कंपाउंड लेना पड़ेगा। इस साइड हाइड्रोजन तो है ना, इस साइड हाइड्रोजन है, यहाँ पर वाटर डाला है हाइड्रोजन से रिलेटेड, तो आप एक वाटर यहाँ पर ले लेते हैं। लीजिए मैंने अब वाटर ले लिया, ठीक है भाई। बैलेंस करिए, कितना हाइड्रोजन है 3, कितना हाइड्रोजन है 2, तो आप स्विच कर दीजिए नंबर, तो 3 यहाँ पे कर दीजिए, 2 यहाँ पे कर दीजिए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। कितना फास्फोरस है 2, ओनली 1 फास्फोरस, लीजिए 2 कर देते हैं। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर दिए, 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 2 8, यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 5 कर दीजिए भाई, तो 5 3 8 हो गया। तो मतलब है कि इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 5 से, तो यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5। अब इस पार्ट को हटा दीजिए, नेसेंट ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लीजिए कैंसिल करिए, हो गया भाई। 3H2O 5H2O, तो मतलब यहाँ पर 2H2O आपका बचेगा, ठीक है भाई। ये हो गया 5H2SO4 प्लस 2 फास्फोरस, यहाँ से आपका 2H2O, यहाँ से 2H3PO4 और यहाँ आपका 5SO2। वेरी सिंपल, बहुत ही आसानी से। देखिए रिएक्शन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, परंतु अब आप बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, ये बेस इक्वेशन को यूज करके इस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन अब बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। वाटर मिल गया, सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया और ये एसिड भी मिल गया जब आपका फास्फोरस का होता है ऑक्सीडेशन बाई H2SO4, ठीक है भाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन। अब चलिए इसके बाद में मैं एक लास्ट रिएक्शन ले लेता हूँ। लास्ट रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ H2SO4। तो इसमें लास्ट रिएक्शन है, जैसे आपके हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं जैसे HX, तो ये हैलोजेंस में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ पर X क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। जैसे मान लिया जाए कि ये HCl को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है भाई। इसमें अगर आप देखें तो कितना हो गया, -1, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो Cl की ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रही है ना भाई, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को Cl2 में क्लोरीन गैस में ये ऑक्सीडाइज कर देगा। अब देखिए रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। मैंने ले लिया बेस इक्वेशन H2SO4, ये हो गया H2O, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और लीजिए यहाँ पर मैंने डाल दिया नेसेंट ऑक्सीजन और ये हो गया आपका HCl और लीजिए सेकेंड इक्वेशन लिख दिया। सेकेंड इक्वेशन में आपको नेसेंट ऑक्सीजन लेफ्ट साइड अटैच करना है। बैलेंस करते हैं भाई, 2 Cl हैं, यहाँ पर एक ही Cl है, लीजिए 2 कर दिया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, लीजिए मैंने यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल कर दिया, लीजिए हो गया भाई। ऐड करिए नेसेंट ऑक्सीजन, आप कैंसिल करिए, H2SO4, यहाँ पर 2HCl, 2 वाटर मॉलिक्यूल मिल गया आपको, 2 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और लीजिए आपका Cl2, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन। HCl को ये Cl2 में ऑक्सीडाइज करेगा और बनने वाले जो एडिशनल सब्सटेंस होंगे H2 और SO2 ये हो जाते हैं।
तो अभी तक के डिस्कशन में हम लोगों ने H2SO4 की 3 तरह की केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर लिए हैं। एक हो गया आपका एसिडिक करेक्टर से रिलेटेड, एक हो गया आपका वोलेटाइल नेचर से रिलेटेड, और ये थर्ड हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर से रिलेटेड। अब फोर्थ टाइप की केमिकल रिएक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फोर्थ टाइप की बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड और शानदार रिएक्शंस हैं के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन है H2SO4 की, वो है आपकी डिहाइड्रेटिंग नेचर से रिलेटेड। इस रिएक्शन को डिस्कस करने के पहले हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ H2SO4 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही छोटी सी रिएक्शन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट पार्ट। H2SO4 ले लिया, जब आप इसको हीट करेंगे 444 डिग्री सेल्सियस में, 444 डिग्री सेल्सियस में, ये टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो गया भाई। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में 717 केल्विन हो जाएगा। और ध्यान दीजिए भाई, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इन 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड से वेपर फॉर्म में। ठीक है भाई, ये जो टेम्परेचर दिया है 4 टाइम्स ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर्स, बहुत ज़्यादा, 4 टाइम्स से भी ज़्यादा है। मतलब है कि अगर H2SO4 में अगर वाटर डाला हुआ है, इमीडिएटली उसको रिमूव कर देगा, इमीडिएटली किस में? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो वही होता है भाई, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है तो वाटर मॉलिक्यूल इमीडिएटली निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका H2O और ये आपका गैस फॉर्म में। बाकी बचा हुआ सल्फर ट्राईऑक्साइड ये भी गैस फॉर्म में निकल जाता है, बाकी बचा हुआ ये भी गैस फॉर्म में निकल जाता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड। ये हो गया भाई, ठीक है। हालांकि ये अनस्टेबल होता है तो फर्दर रिड्यूस होकर के सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, परंतु जो जैसे वाटर कैसे निकलता है इस रिएक्शन को आप समझ लीजिए। ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए भाई, जब H2SO4 ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करता है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर CH3, ये आपका CH2 और ये OH हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने H2SO4 डाल दिया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, टेम्परेचर 443 केल्विन। यहाँ पर मैंने ले लिया कॉन्सेंट्रेट H2SO4, यहाँ पर हो गया 413 केल्विन। ठीक है भाई, रिएक्टेंट सेम है, परंतु इन दोनों रिएक्शन में, इन दोनों पार्ट में मैंने डिफरेंट टेम्परेचर लिया हुआ है और यहाँ पर दोनों में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 भी डाला हुआ है। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री में कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा हुआ। कैटलिस्ट आर एक्टिंग या कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक बाय नेचर। यहाँ पर H2SO4 इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। अब देखिए यहाँ पर H2SO4 डिफरेंट, यहाँ पर डाला हुआ है, टेम्परेचर डिफरेंट है, मतलब बनने वाले प्रोडक्ट हो जाएंगे डिफरेंट। H2SO4 में अगर इतना टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, वाटर निकल जाएगा इसका। अगर इस टेम्परेचर में रिएक्शन कराएंगे किसी अदर सब्सटेंस के साथ में, अगर उनमें वाटर डाला है तो ये वाटर को रिमूव कर देगा, ये 200 का वाटर निकाल देता है। ये खुद का वाटर निकालेगा इतने टेम्परेचर में, अब इतने टेम्परेचर में ये 200 का वाटर निकाल देता है, वाटर रिमूव कर देगा। अब ध्यान दीजिए होता क्या है भाई, 443 केल्विन। आप लोगों ने एल्कोहल के चैप्टर में ये पार्ट कई सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। एल्कोहल के चैप्टर में जब आप 443 केल्विन में H2SO4 के प्रेजेंस में एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है भाई, अब देखिए भाई, ये OH इस कार्बन से, फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, सेकेंड कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। तो एलिमिनेशन में होता क्या, अल्फा कार्बन से आपको OH निकालना है, बीटा कार्बन से H निकालना है और रिएक्शन को कंप्लीट करना है। वेरी सिंपल पार्ट। चलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, एक ही बात है। यहाँ पर मैंने 2 कर दिया, H यहाँ पे कर दिया, ये लीजिए, ये पार्ट आप निकाल दीजिए। बहुत ही सिंपल पार्ट हो गया। H2 आपने निकाल दिया, H2 लीजिए, निकाल दिया इसने। और होगा क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, वैलेंसी तो सेटिस्फाई करेंगे ना भाई। ये है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पर थोड़ा कम टेम्परेचर है तो मतलब इमीडिएटली वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकालेगा। तो यहाँ पर होता क्या है, आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वही सेम रिएक्टेंट लेने पड़ेंगे और ये हो गया। तो यहाँ से भी आपको वाटर मॉलिक्यूल ही निकालना है, परंतु डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल में हो जाता है एलिमिनेशन। यहाँ से H2 निकालेंगे तो CH3 CH2 O CH2 CH3 बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और O, और ये आपका CH2 और CH3 और लीजिए आपका H2O हो जाता है। इस तरह से
डिफरेंट टेम्परेचर है तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या हो गया आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन और ये आपका क्या मिल जाता है आपका ईथर। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शंस के चांसेस एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके डिहाइड्रेटिंग, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो डिहाइड्रेटिंग नेचर ही है H2SO4 का। ठीक है भाई, और भी मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले लेता हूँ जिनसे H2SO4 आसानी से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है। H2SO4 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये ध्यान दीजिए भाई। ये H2SO4 की रिएक्शन जब आप यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे अभी हम लोगों ने रिसेंट में बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था सुक्रोज के बारे में, स्टार्च के बारे में, ग्लूकोज के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में मैं डिस्कस किया था। अगर मैं यहाँ पर जैसे सुक्रोज ले लेता हूँ C12H22O11, ठीक है, यहाँ पर हो गया H22O11। यहाँ पर अगर आपने डाल दिया कॉन्सनट्रेट H2SO4, तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसको बाहर निकाल फेंकेगा। तो बचा गया भाई कार्बन 12, तो 12 कार्बन कर दीजिए, यहाँ से 11H2O लीजिए, सेपरेट हो गया। बहुत ही सिंपल रिएक्शन, इसमें क्या कुछ लॉजिक लगाना है? कुछ नहीं। वाटर मॉलिक्यूल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर मॉलिक्यूल निकाल बाहर फेंका। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ C6H12O6, जब तक स्ट्रक्चर नहीं दिया तब तक नहीं हम डिटरमिन कर सकते हैं फ्रुक्टोज की ग्लूकोज है। ठीक है, तो ये हो गया C6H12O6, यहाँ पे कॉन्सनट्रेट H2SO4 डाल दिया भाई, यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन। 6 कार्बन बचा हुआ है और यहाँ पर 6H2O लीजिए, आपका सेपरेट हो गया। बहुत ही सिंपल रिएक्शन, 6H2O। यहाँ पे ले लिया मैंने जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं सॉरी ये कार्बोक्सी है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसे बोलते हैं हम ऑक्जेलिक एसिड। लीजिए COOH और ये COOH, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे अगर आपने डाला कॉन्सनट्रेट H2SO4, तो यहाँ से भी आप निकालिए वाटर, ये गैस है, ये भी गैस है, तो लीजिए आपने CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपका H2O निकल गया। बहुत ही सिंपल पार्ट। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ COOH, ये क्या है आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड के रिएक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ HCOO और ये OH, यहाँ पे कॉन्सनट्रेट H2SO4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये H और ये OH वाटर निकालिए, बचा पार्ट क्या हो गया, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत ही सिंपल। देखिए कई सारी रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं H2SO4 से रिलेटेड, बहुत वो रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार रिएक्शन है, बहुत ही आसानी से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ये पार्ट हो गया, तो ये हो गया आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट से रिलेटेड कुछ सर्टेन नंबर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अच्छा H2SO4 आपका रिएक्ट करता है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में। अभी तक जो भी हम लोगों ने कंपाउंड्स लिए हैं जिनका डिहाइड्रेशन हुआ है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, वो एरोमेटिक बाई नेचर नहीं थे, मतलब बेंजीनिंग नहीं था। अगर हम एरोमेटिक के साथ में विद बेंजीन के साथ में रिएक्ट कराएंगे, अब देखिए भाई यहाँ पर हो गया बेंजीन, यहाँ पर हो गया बेंजीन। ठीक है, यहाँ पर हर एक कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया भाई, H2SO4 कॉन्सनट्रेट H2SO4। H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है भाई, ये हो गया ये स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको ऐसे और इसको इस पार्ट को ऐसे लिख देता हूँ तो एक ही बात है भाई, OH और ये पोर्शन क्या हो गया SO3H कर सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं HO या SO3H, एक ही बात है। लीजिए आप यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, बहुत ही सिंपल हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो लीजिए यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये हो गया SO3H और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा HOOH बेंजोसल्फोनिक एसिड। बेंजोसल्फोनिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया भाई। तो जितने भी डिटेल्स हमें या आपको डिस्कस सीखनी है सिलेबस के तहत, वो सारा पार्ट मैंने आपके साथ में H2SO4 से रिलेटेड डिस्कस किया हुआ है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही क्लियर हो गया तो लास्ट में
इसके बाद में मैं एक क्वेश्चन पोस्ट करूँगा और उस क्वेश्चन को ट्राई करें। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है या आप करेक्ट आंसर दे देते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं ये समझ लूँगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही क्लियर हो गया है। थैंक यू वेरी मच।